हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। तो स्वागत है बेटा आज के आपके लेक्चर में। और अपन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ रहे थे और अपन जल अवशोषण, मृदा से जल का अवशोषण यानी मृदा विलयन से पादप के जड़ के जाइलम तक जो जल का परिवहन है वो जल अवशोषण कहलाता है। और वो किन किन मार्गों का अनुसरण करता है तो वो अपन समझा रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो वो जो उसका एक डायग्रामेटिक व्यू एक आपकी चीज़ रहेगी, तो उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा पूरा, आप NCERT के अकॉर्डिंग और पूरा ध्यान लगाकर आप इस चीज़ को समझिएगा। यस बेटा, तो ध्यान दें कि मैंने जो आपको मार्ग बताया था, यानी जैसे अपन बात रहे कि मृदा जल से भाई कैसे जड़ के जाइलम तक, तो वहाँ जड़ की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, जड़ की आंतरिक संरचना में जो परतें होती है, जो लेयर्स होती हैं, पहले तो वो लेयर कौन कौन सी होती हैं। यस बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ सकते हो कि अपन ने बताया था आपको कि रूट हेयर, मूल रोम, रूट हेयर। सबसे पहले आप जानते हो कि जो अधिचरम उत्तक तंत्र होता है, मैं आपको समझा दूं, अधिचरम उत्तक तंत्र ETS, अधिचरमी उत्तक तंत्र होता है। तो अधिचरमी उत्तक तंत्र में मेन तो आप समझ सकते हो कि पैरेनकाइमा कोशिकाओं की सटी हुई ये जो एक परत आपकी आती है, एकल परत, ये आपकी होती है एपिडर्मिस। और इन एपिडर्मल सेल की ही, एपिडर्मल सेल का ही जो इलोंगेशन होता है, दीर्घीकरण होता है, ये आपके एकोस के आपके होते हैं मूलरोम। क्या होते हैं? मूलरोम। तो ये अधिचरम और अधिचरम के जो उपांग होते हैं, जो अपेंडेजेस होती हैं, वो सारे किस में आते हैं? अधिचरमी उत्तक तंत्र में आते हैं। उसके बाद आप जानते हो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भ्रण उत्तक तंत्र स्टार्ट हो जाता है, जो हाइपोडर्मिस आउटर मोस्ट होती है, फिर कोर्टेक्स होता है और फिर एंडोडर्मिस होती है वो, लेकिन वो स्टेम में। यहाँ हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है तो सीधा कोर्टिकल रीजन आता है, जो मिडिल कोर्टेक्स आपका कोर्टिकल रीजन, तो वलकुटीय भाग आता है। और फिर आप जानते हैं कि उस वलकुट की आंतरिक परत एंडोडर्मिस, और उसके बाद पेरिसाइकिल, पित्त, और फिर आपके समन उत्तक तंत्र आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो पहली बात तो बेटा देखो आराम से आप कि जो मार्ग है तो जड़ की संरचना में, तो सबसे पहले बेटा अपन ने क्या बताया? रूट हेयर, मूल रोम। यस, ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर, और इसी के अतिवर्दी ये एकोशिकीय मूल रोम, जो मिट्टी के कणों में हजारों मूल रोम आपके मिट्टी के कणों के बीच होते हैं। मिट्टी के कणों के बीच जो छोटे छोटे गर्त होते हैं, वहाँ केशिकात्व जल होता है, उसी को पौधे लेते हैं, कैपिलरी वाटर को, केशिकात्व जल को। यस, अभी सिंगल लेयर एपिडर्मिस हो गई, मूल रोम। उसके बाद हाइपोडर्मिस प्लांट में एब्सेंट होती है, रूट में, प्लांट में नहीं, रूट, प्लांट की रूट में एब्सेंट होती है हाइपोडर्मिस, स्टेम में होती है हाइपोडर्मिस, है ना, अधश्चरम। जैसे डाइकोट स्टेम में कोलेनकाइमा की, मोनोकोट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा की, वो जो हाइपोडर्मिस होती है वो रूट में जनरली नहीं होती है, तो वलकुटी भाग आ जाता है, जनरल कोर्टेक्स, और ये आपका कहलाता है कोर्टिकल रीजन, वलकुट, है ना। तो ये वलकुट हो गया, जहां पैरेनकाइमा कोशिकाएं होती है वो ढीली व्यवस्थित होती हैं, यानी उनके बीच में अंतरकोश के अवकाश, ICS, इंटरसेलुलर स्पेस अच्छे से मौजूद होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। फिर आप जानते हो कि जनरल कोर्टेक्स का जो इनर लेयर आपका है, ये आपका है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो आप समझ रहे हैं कि भाई ये एंडोडर्मिस है, अंतःश्रम है एंडोडर्मिस, और फिर पेरिसाइकिल, और फिर आप जानते हो पित्त, और ये आपके बाद में वेस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं, जड़ का जाइलम आ जाता है। क्योंकि हर पादप भाग के अंदर अधिचरम उत्तक तंत्र होता है, फिर आपको मैंने बताया कि भ्रण उत्तक तंत्र होता है, फिर आपका समन उत्तक तंत्र होता है, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे पत्ती हो। बात को समझे? तो अपन ये जड़ की अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा अपन ने क्या कहा था वहां पे कि जो रूट हेयर है, मूलरोम है, वहां आप जानते हैं एक बार के लिए सामान्य सिम्प्लास्ट, भाई एपोप्लास्ट भी संभव है लेकिन सिम्प्लास्ट क्यों? क्योंकि अपन ने क्या कहा था कि जैसे मूलरोम के जो अंदर का सेल सैप है, सेल सैप यानी कोशिका रस, उसका जल विभव कम होता है, या अपन कहें कि OP उसका ज्यादा होता है। क्यों होता है वो भी बता देंगे। तो आप जानते हैं कि एक बार के लिए अपन ने ये सारे कारण बता दिए। तो यहाँ जो पहले अधिशोषित होता है, फिर आप जानते हो जल की एंट्री हो जाती है, जल की ये एंट्री। तो अपन कहते हैं कि भी एक बार के लिए सिम्प्लास्ट, सामान्यतः सिम्प्लास्ट, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि एपोप्लास्ट हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ देखो कि कुछ स्पेस जल को मिल जाएगा, तो यहाँ जल एपोप्लास्ट मूवमेंट भी कर सकता है। ये लो एपोप्लास्ट यहाँ से सेल वॉल से निकल जाएगा, तो एपोप्लास्ट भी हो सकता है। यस, अब बेटा आप जानते हो कि आगे मैंने आपको ये कहा था कि ऐसा कहीं नहीं है कि भाई सिम एक बार सिम हो गया सिम ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, या एपो है तो एपो ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो
थोड़ी सी दूरी में हो सकता है कि सिम था लेकिन फिर एपो हो गया, और एपो था लेकिन फिर क्या हो गया, सिम हो गया। यस, तो अपन ने सामान्यतः मूलरोम में एंट्री के समय क्या बताया, सामान्यतः सिमप्लास्ट। यस बेटा, और लेकिन एपोप्लास्ट भी संभव है, जो आपको बता रखा वहां पे। क्लियर है। अब देखिएगा कि जैसे मैं कहूं कि हो सकता है कि जैसे वलकुट कोशिका बिल्कुल थोड़ी सी पास हो, और ये वलकुट कोशिका थोड़ी सी पास हो, और ये आप जानते हैं कि ये पानी सिम का सिम ही रह सकता है, सिम का सिम, और यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा है, तो ये ऐसे एंटर करके सिम ही रह सकता है ना। मान लो सक्रिय अवशोषण हो रहा तब पॉसिबल है, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वाष्प उत्सर्जन होगा तो ये जो वलकुटी भाग है ना, ये आपका कौन सा भाग है, वलकुटी। तो वलकुटी भाग में कोशिकाएं ढीली व्यवस्थित है, ढीली व्यवस्थित। अब ढीली व्यवस्थित का मीन क्या होगा बेटा, कि यहाँ बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ICS, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और अगर ऊपर वाष्प उत्सर्जन से पत्तियों पर जल की हानि हो रही है तो यहाँ पानी तीव्र गति से, थोड़ी तीव्र गति करेगा। और यहाँ ज्यादातर अपन बात रहे कि ये एपोप्लास्ट से हुआ तो एपोप्लास्ट, या जो सिम से हुआ वो सिमप्लास्ट भी क्या हो सकता है, सिम न रहकर अपन बात रहे कि एपोप्लास्ट हो गया, या वो सिम भी रह सकता है। क्या रह सकता है बेटा, सिम भी रह सकता है। यस, या फिर वो एपोप्लास्ट हो गया। बात को समझ रहे हैं, क्लियर। और या फिर देखो ये तीव्र गति से, तो ये वाटर ऐसे स्पेस से चला जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे अगर सेलवाल से भी गति कर गया तो भी वो क्या है, एपो ही है। अगर सेलवाल से भी गति कर गया तो सेलवाल भी निर्जीव पत्ती है, तो वो क्या है बेटा, एपो। तो इस कोर्टेक्स वलकुट कोर्टिकल रीजन में मुख्यतः क्या होता है, एपोप्लास्ट अधिक तीव्र है। और अगर जल का निष्क्रिय अवशोषण हो रहा है और वायु भाग में वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, लगातार वाष्प उत्सर्जन हो रहा है, तब तो ओनली होगा ही क्या, इस कोर्टिकल भाग में तो एपो ही होगा, तीव्र गति से एपो ही, है ना। और या मान लो कि वाष्प उत्सर्जन नहीं हो रहा है और जल का सक्रिय अवशोषण हो रहा है, बताएंगे भी अपन आगे, तो फिर हो सकता है कि वो सिम भी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहेगा, एपो। किसमें, कोर्टिकल रीजन में, कोर्टेक्स में, लेकिन सिमप्लास्ट भी संभव है। तो ये अपन ने बता दिया। अब देखिएगा बेटा कि चाहे किसी भी प्रकार से यहां तक जलाया हो, एक आपका चेक पॉइंट आता है, चेक पॉइंट एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस देखो यहां थोड़ा सा मैं साइड में समझा देता हूं, तभी आपको बनाया था मैंने। एंडोडर्मिस में क्या होता है बेटा, जैसे ये इस प्रकार से सिंगल लेयर होती है सेल्स एंडोडर्मिस में। तो सिंगल लेयर सेल्स होती है ना एंडोडर्मिस, सॉरी, ऐसे आप जानते हो बेटा कि सिंगल लेयर सेल्स होती हैं एंडोडर्मिस। अब सिंगल लेयर सेल्स होती है ना, तो इनकी अरीय और आंतरिक भित्तियों पे, अरीय और आंतरिक भित्तियों पे सुबेरिन का जमा होता है, सुबेरिन, जलरोधी सुबेरिन, अरीय आंतरिक ऐसे स्पर्श दोनों पे ही ऐसे सुबेरिन का जमा होता है। अब जल चाहे किसी भी प्रकार का आया हो, यहां तो पार कर ही नहीं सकता, ऐसे तो ये जल पार आगे गति कर ही नहीं सकता है, ये जल आगे तो ऐसे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये जल के लिए अवरोधी सुबेरिन, सुबेरिनाइज्ड जो होती है, अपारगम्य होती है ना, आप समझ रहे हैं, तो ये सुबेरिन जाने नहीं देगा। इसको आप कहते हो केस्पेरियन पट्टी। क्या कहते हो इसको, आप कहते हो, आपको वहां बता रखिए ना, केस्पेरियन स्ट्रिप, ये बोलते हैं इनको अपन, केस्पेरियन पट्टी, है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि केस्पेरियन पट्टी होती है ना, इस केस्पेरियन पट्टी में क्या होता है कि अरीय और आंतरिक भित्तियों पे सुबेरिन का जमा होता है ना। और सुबेरिन का जमा होता है तो वो जलरोधी है, और वो जल को किसी भी रूप से यहाँ जाने नहीं देगा, चाहे कोई सा आया हो। तो यहाँ देखो, चाहे ज्यादातर एपोप्लास्ट रहा हो, चाहे वो सिमप्लास्ट रहा हो, यहाँ केवल एक लाइन पे यहाँ देखो कुछ ऐसी सेल्स होती है ना, सुबेरिन का जमाव नहीं होता है। जहां सुबेरिन का जमाव नहीं होता उन सेल्स को आप क्या कहते हो, पेसेज सेल। यही बता देंगे अपन कि जहां सुबेरिन का जमाव नहीं होता उस सेल को आप क्या कहते हो, पेसेज सेल, मारक कोशिका, मारक कोशिका अपन कहते हैं उसको। ये नहीं हो, ये कोशिका मारक कोशिका, जहां सुबेरिन का जमाव नहीं है। यस, तो बीच बीच में जैसे ऐसी सेल्स होती हैं, इनको आप क्या कहते हो, ये लो, ये सेल होगी, जैसे मान लो पेसेज सेल, मारक कोशिका, पेसेज सेल। बात को समझ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ ये जो जल है ना, चाहे किसी भी फेम में आया हो, लेकिन ये जल आप जानते हैं कि इसके सारे आगे जाकर, या ये जल इसके आगे जाकर केवल यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, पेसेज सेल से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, पेसेज सेल। तो पेसेज सेल के अंदर मेम्ब्रेन को पार करेगा, साइटोप्लाज्म को पार करेगा,
तो यहाँ ओनली आपको क्या बताया कि जब पेसेज सेल मारक कोशिका से गुजरता है तो केवल वहां पर क्या होता है, सिम्प्लास्ट। तो ये चेक पॉइंट भी है। और अच्छा, ये आए हुए जल को वापस नहीं जाने देती है, आयन को या जल को ये वापस नहीं जाने देती, कौन, एंडोडर्मिस। इसलिए अपन बात करता है कि क्या है, चेक पॉइंट है, यानी केस्पियन स्ट्रिप से जल के बाहर की तरफ प्रवाह को रोकती है। आप क्या कहोगे कि ये जो केस्पियन स्ट्रिप है ना, ये और क्या करती है, केस्पेरियन स्ट्रिप जल के बाहर की तरफ प्रवाह को रोकती है, प्रवाह को रोकती है। तो एक तरह से बेटा ये चेक पॉइंट भी है, चेक पॉइंट भी। और ये मतलब फिर जड़ के जालम से पानी की हानि और खनिजों की हानि भी नहीं होने देती है, इसलिए आप जानते हो कि चेक पॉइंट भी है। तो यहाँ पेसेज सेल होकर से गुजरेगा तब ओनली क्या होगा, सिम्प्लास्ट। फिर आप जानते हो पेरीसाइकिल आ जाएगी, ये आपकी ये पेरीसाइकिल, परिरंभ, पेरीसाइकिल की जो लेयर है, पित्त या पेरीसाइकिल, जो पेरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं। तो इनसे आप जानते हो परिरंभ से, पेरीसाइकिल से सिम भी हो सकता है, ज्यादातर सिम होता है लेकिन एपो भी हो सकता है ना। तो ये आपका फिर जल आपका ऐसे करते करते मूव करते करते जाइलम में आ गया, प्रोटोजाइलम या फिर मेटाजाइलम। एक बार जाइलम में आ जाता है तो जाइलम में तो फिर तुम जानते हो कि जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक मैंने आपको बताया था, जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक मैंने आपको बताया था बेटा कि फिर आप समझ सकते हो कि जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक जैसे ये वेसल्स होती हैं, वेसल वाहिकीय तत्व है, वो एक दूसरे से ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल जुड़े होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत रूप से जुड़े होते हैं। तो एक लगातार द्रवस्थितिक स्तंभ, यानी एक लंबा स्तंभ बन जाता है जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक। तो ये तो निर्जीव अव्यय है, निर्जीव अव्यय। तो ओनली कौन सी गति करते हैं फिर वो, उनमें तो एपोप्लास्ट, लेकिन वो जलावशोषण में सम्मिलित नहीं होता है, वो रस के आरोहण में, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप में इंक्लूड होगा, जो अपन अभी आगे बताएंगे। बात को समझ रहे हैं। तो ये यहां तक, ये जड़ के जाइलम तक इस मृदा विलयन से, सोयल सॉल्यूशन से, सोयल सॉल्यूशन से, तो सोयल सॉल्यूशन से जल का आप जानते हैं कि इस मृदा विलयन तक आना, सॉरी, इस मृदा विलयन से जल का इस जड़ के जाइलम तक आना, ये जल का अवशोषण है। उसके बाद जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक ये लॉन्ग डिस्टेंस है, ये आपका भी आएगा एसेंट ऑफ जाइलम सैप, सैप इन रस का आरोहण, रसारोहण, रसारोहण। तो वो तो निर्जीव, निर्जीव में ओनली क्या होता है, एपोप्लास्ट ही होता है। वो तो क्या होता है, एपोप्लास्ट। तो अपन ने पेरीसाइकिल भी बता दिया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और मर्त अव्यय, वाहिका, वाहिनिका, तो फिर ओनली क्या बता दिया, एपोप्लास्ट। बात को समझे। इसलिए इन चीजों से आपको घबराना नहीं, डायग्राम को बहुत तरीके से देखना है। और एक डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी ने जो वो बता रखा है सेल को जोड़ के, वहां देखो कि यही सेल जुड़ी हुई हैं। ऐसे आपको अपन बात रहा कि सेल को जोड़ करके वहां डायग्राम बना रखा है। तो वो जो सेल को जोड़ के बना रखा है ना डायग्राम, वो बेटा जी बीच में मिडिल लेमिलर ऐसे, तो देखो उसके अंदर आपको ऐसे बता रखे हैं, जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा बता रखे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा ऐसे। और ऊपर देखो वहां पर आप दिमाग लगाना कि वो जो जल है ना, वो वहां दोनों तरीके से, अपने कहा था ना, वो तो बेटा कोई भी मूवमेंट हो सकती है। निष्क्रिय जल अवशोषण होगा ना, तो यहाँ भी एपो, और यहाँ ज्यादातर एपो ही होगी ओनली, लेकिन सक्रिय जल अवशोषण में सिम भी हो सकती है। तो कोई सी मूवमेंट हो सकती है। तो एक तो देखो वहां जल प्लाज्मोडेस्मेटा से गति बता रखी है, प्लाज्मोडेस्मेटा से, तो वो तो सिम है ही। लेकिन एक देखो ऊपर अपन बात रहे ऐसे सेलवाल से बता रखी है, ऐसे सेलवाल से, फिर ऐसे निकल कर अपन बात रहा कि ऐसे सेलवाल से सेलवाल बता रखी है, आपको बता रखी ना वहां पे, सेलवाल से सेलवाल। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि ऐसे जो सेलवाल से सेलवाल बता रखी है वो एपो बता रखी है। लेकिन एक जगह जाकर फिर देखो जहां केस्पिरिन पट्टी आ जाती है, तो वहां बीच में तो आपको ले रखी है पेसेज सेल। यहां तो आपको क्या ले रखी है बेटा, पेसेज सेल, पेसेज सेल ले रखी है, समझ गए। और इधर आपकी केस्पिरिन पट्टी, इधर भी केस्पिरिन पट्टी, इधर भी केस्पिरिन पट्टी। तो ये पानी कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो जो ऊपर वाला है उसको भी यही एंट्री करनी पड़ेगी, वहां एंट्री बता रखी है ना फिर, है ना, यहाँ एंट्री बता रखी है। ओनली सिम कर रखा है एक जगह पेसेज सेल से, पेसेज सेल के बाद में जाइलम के बाद उसको सीधा आपको बता रखा है। बात को समझे नहीं समझे। तो वो डायग्राम भी आप एनसीईआरटी का यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लिक कर लें, बहुत अच्छे से आप उसको बना लें। अब देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं कि अब जो जल का अवशोषण होगा मैं आपको बताऊंगा, जल अवशोषण क्रिया विधि। तो वो दो प्रकार की अभी अपन आगे पढ़ेंगे, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। तो ध्यान से सुनना कि देखिए इस जड़ के जाइलम के आने के बाद पत्ती के जाइलम पर लगातार जल की हानि होगी, वहां पत्ती के जाइलम पर
जैसे ये पूरा जल स्तंभ बन गया, जल स्तंभ बन गया, यहाँ वायवीय सरफेस पे ही अपन बात बढ़ा कि फिर यहाँ क्या होगी, पत्ती हो गई, फिर यहाँ जल की लगातार हानि होगी वाष्पोत्सर्जन से, तो एक मांग उठेगी, तो इस स्तंभ में मांग उठेगी, वो मांग अपन बात तेज गति से मांग उठेगी, तो वो यहाँ पर इस पत्ती की जो पर्ण मध्योतक कोशिका होगी, पर्ण मध्योतक कोशिका मीजोफिल से वो जलवाष्प रूप में उड़ेगा, तो पानी की कमी होगी, तो यहाँ सबसे ज्यादा डीपीडी हो जाएगी, तो जल की एक मांग उठेगी जल स्तंभ में, जिसको आप कहोगे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल, सही, वो मांग उठेगी। उससे आप जानते हैं कि यहां से भी मांग उठेगी तो डीपीडी का अंतर आ जाएगा, तो अपने आप लो डीपीडी से हाई डीपीडी, अगर वाष्पोजन होता रहेगा तो जल का अधिकांश निष्क्रिय अवशोषण होगा भी समझाएंगे, है ना। और अगर वाष्पोषण नहीं है और फिर भी जरूरत है पौधे को, तो फिर वो कभी कभी जल का सक्रिय अवशोषण भी करते हैं। खैर वो सारी बातें अपन आगे भी समझाएंगे, अभी केवल मैं आपको ये डायग्राम या ये पाथ बता रहा था, केवल आपको मैं बात को समझे, तो ये पूरा पाथ मैंने आपको समझा दिया है, एन सेट से आप इसको परफेक्ट करें। अब देखिए बेटा, अपन नेक्स्ट अब देखेंगे कि जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो देखिए अपन पढ़ते हैं अब जल अवशोषण की क्रियाविधि। हाँ तो देखिए बेटा, अब जल अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो बेटा देखिए कि जल अवशोषण की क्रियाविधि हम आपको समझाएंगे प्लांट्स में। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मृदा विलयन जो सोयल सॉल्यूशन है, तो मृदा विलयन से जल का जड़ के जाइलम तक का जो प्रवाह होता है, या जड़ के जाइलम तक जो आना होता है, वो जल अवशोषण कहलाता है। यस बेटा, उसका जो भी मैंने मार्ग आपको मूलरोम से लेकर जड़ के जाइलम तक का पूरा मार्ग आपको मैंने बता दिया, और कौन कौन से संभावित मार्ग हो सकते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया। लेकिन अब अवशोषण की क्रियाविधि क्या है, तो अवशोषण की क्रियाविधि दो प्रकार की आपकी होती है। यस बेटा, अवशोषण की क्रियाविधि, तो देखो कि जल अवशोषण की क्रियाविधि यहाँ पर दो प्रकार की आपकी होती हैं। एक आपका होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और यानी निष्क्रिय जल अवशोषण। यस बेटा, और दूसरा बेटा आपका होता है जो मैकेनिज्म के अंदर आपका होता है सक्रिय जल अवशोषण, यानी एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। सक्रिय जल अवशोषण। यस बेटा, तो पहले आप देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि निष्क्रिय जल अवशोषण को अपन पहले पढ़ेंगे, फर्स्ट को पैसिव को, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यानी बेटा देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है कि भी इसमें मूलद्रोम में परासरण द्वारा जल का प्रवेश होता है, और जल अपनी जल विभव प्रवणता उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, या अपन अगर डीपीडी वाली बात करें तो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर। अब देखो ये कैसे संपन्न होता है, ध्यान से सुना, यह अवशोषण की क्रियाविधि कैसे होती है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो अपन क्या कहते हैं बेटा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में कि इसमें ऊर्जा के बिना व्यय किए हुए ही जल का अवशोषण होता है। यस बेटा, यानी इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती क्योंकि सांद्रता पूर्णता के अनुसार ही जा रहा है जल। यस बेटा, और जल तो वैसे भी सांद्रता पूर्णता के अनुसार जाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है, तो इसमें ऊर्जा के बिना व्यय किए हुए ही जल का अवशोषण होता है। यस बेटा, मतलब इसमें न तो जड़ की कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं, जड़ की कोशिकाएं कोई प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगी, तो न तो जड़ की कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और न ही उनकी उपापचय ऊर्जा, न ही ऊर्जा खर्च होती है। यस बेटा, तो फिर ऐसा क्या होता है कि इसके लिए अपन बात रहा कि जो मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है, कौन सहायक होता है,
तो इसलिए अपन बात कहते हैं कि भाई देखो इसमें सबसे मुख्य भूमिका, इसमें मुख्य भूमिका वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष मतलब ट्रांसपायरेशन पुल, है ना, वाष्प उत्सर्जन अपकर्षण ट्रांसपायरेशन पुल, इसमें मुख्य भूमिका ट्रांसपायरेशन पुल निभाता है ना बेटा। यानी निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए जो सबसे जिम्मेदार होता है वो आपका होता है ट्रांसपायरेशन पुल, वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष। कैसे? देखो बेटा, मैं ऐसे कहूंगा कि इस निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए, निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक उत्तरदायी दाब, जो रेस्पॉन्सिबल प्रेशर होता है या फिर जो फोर्स होता है, तो इस निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक उत्तरदायी दाब पौधे के वायवीय भागों में उत्पन्न होता है, पौधे के वायवीय भागों में उत्पन्न होता है। है ना बेटा, पौधे के वायवीय भागों में उत्पन्न होता है। यस बेटा, जो कि ऋणात्मक तनाव होता है, जो कि एक ऋणात्मक तनाव होता है। ना बेटा, ऋणात्मक तनाव होता है, जिसे आप क्या कहते हैं बताओ? ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्प उत्सर्जन खिंचाव या वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष कहते हैं। यस बेटा, तो ये आपका होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। इसको मैं भी समझा भी दूंगा। फिर देखो अपन आगे बात करते हैं इसी की निष्क्रिय जल अवशोषण की, कि भाई देखो जब दिन के समय ज्यादातर निष्क्रिय जल अवशोषण या दिन के समय भी नहीं तो जो सक्रियता से मतलब जो तीव्र गति से जो पौधे वाष्प उत्सर्जन करते हैं, तो पौधे जितना जल अवशोषण करते हैं वाष्प उत्सर्जन के द्वारा वायु भागों से वाष्प रूप में हानि करते हैं। अब अगर पौधे में वाष्प उत्सर्जन हो रहा है तो एकमात्र यही होगा पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन होगा तो वहां पर ट्रांसपिरेशन पुल जो होगा वो डेवलप होगा, एक ऋणात्मक तनाव, एक खिंचाव डेवलप होगा, और उससे आप जानते हैं कि डीपीडी का अंतर बन जाएगा, और जल आप जानते हैं कि बिना जड़ कोशिकाओं की भूमिका के ही केवल जड़ को चैनल की तरह का माध्यम के रूप में यूज करेगा और मर्दा विलीन से जड़ के जाइलम तक आ जाएगा, और फिर आप जानते हैं कि वायु भागों पर जाकर उसकी हानि हो जाएगी। तो ये आपका होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यस बेटा, और फिर अपन एक बात कहेंगे इसके अंदर कि भाई देखो ये जल अवशोषण की सर्वसामान्य विधि है। यह है जल अवशोषण की, मैं बताऊं आपको, जल अवशोषण की सर्वसामान्य विधि है ना बेटा। अपन कहेंगे कि भी कुल जल का 96% इस विधि से ही अवशोषित होता है। अवशोषित होता है। यस बेटा, इसलिए अपन कहेंगे कि जल अवशोषण की सबसे सामान्य विधि है ये आपका मतलब पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यस बेटा, और आप जानते हो कि भी ज्यादातर इस दौरान एपोप्लास्टिक गति होती है। कौन सी होती है? एपोप्लास्टिक गति। देखो मैं आराम से आपको समझा देता हूं कि ये प्रक्रम कैसे होता है, जिसमें जड़ कोशिकाएं भी सक्रियता से भाग नहीं लेती और ऊर्जा भी खर्च नहीं होती, और जल का आराम से मूलद्रोम के अंदर पराशण सांद्रता के अंतर से आपका जल अवशोषण होता है। तो ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि देखो ये मूलद्रोम कोशिका है जो अधिचरम कोशिका की अतिवर्धी है। ये अधिचरम कोशिका आपको मैंने बताई थी, अधिचरम कोशिका, और अधिचरम कोशिका की अतिवर्धी आपको बताई थी क्या बेटा? मूलद्रोम। अब आराम से समझे, आप समझ रहे हो।
अब देखो बेटा कि ये यहाँ पे सोयल सॉल्यूशन है, सोयल सॉल्यूशन मृदा विलयन। अपन ने बताया था कि मृदा विलयन का जो जल विभव है वो क्या होता है, उच्च होता है। जल विभव क्या होता है बेटा, उच्च होता है। और यहाँ पराश्रय सांद्रता अंदर का ओपी, अंदर का ओपी क्या है, ज्यादा है ना बेटा। अंदर का जो ओपी है वो क्या है, ज्यादा, पराश्रय सांद्रता ज्यादा है। तो एक बार तो जल यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा पराश्रय सांद्रता से, यानी जल तो अपने उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, लोपी से एक बार हो गया। अब देखिए लेकिन आगे जैसे फिर आपका आ जाता है, आपने कहा था कि यहाँ सिम्प्लास्ट भी हो सकता है और एपोप्लास्ट प्रवाह भी हो सकता है। अब आगे कोर्टिकल रीजन है, वलकुट क्षेत्र, वलकुट क्षेत्र। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब कैसे अपन बात डा कि जल यहाँ से निष्क्रिय जल अवशोषण हो जाए, बात को समझे। तो फिर देखिए ऐसे करते करते फिर आपके पास मृदा विलयन से जल जड़ के जाइलम तक आ गया था। ये लो जी, जड़ के जाइलम तक। और आपने यहाँ चलो आपने एंडोडर्मिस बताई, फिर आपने पेरिसाइकिल बताई, है ना, ये परतें भी बता देता हूँ। और जब आपने पेरिसाइकिल बताई उसके बाद में आपने यहाँ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो ये अपन ले लेते हैं जड़ का जाइलम। भाई जड़ का जाइलम से पत्ती का जाइलम। तो तुम जानते हो जड़ से लेकर पत्ती तक एक सतत द्रव स्थितिक स्तंभ बनता है। सतत द्रव स्थितिक स्तंभ कैसे, कि जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक जो वेसल्स हैं, वाहिका हैं, वो एक दूसरे से ऐसे अनुधेरी रूप से ऐसे जुड़ जाती है ना बेटा, जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक। तो ये वेसल्स एक दूसरे से ऐसे अनुधेरी जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। अब देखो मैं पूरा कारण बता देता हूं आपको, है ना। अब तुम जानते हो कि भाई कैसे जल का निष्क्रिय अवशोषण हो। तो देखो कि यहां जैसे ये जाइलम आप जानते हो जैसे लीफ होती है, तो लीफ के अंदर आप जानते हो बेटा कि जैसे मैं आपको बता दूं, अगर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपकी लीफ की, तब तो आप जानते हो कि जैसे अधिचरम होती है, अधिचरम के बाद आपका जैसे ये खम्भ मर्दूतक, ये मर्दूतक होता है मीजोफिल, मीजोफिल। और इधर मान लो जैसे स्पोंजी मीजोफिल होता है, फिर ये जैसे अधिचरम होती है। या फिर जैसे मैं आपको ये बताऊं कि ऊपर पर्ण है, तो पर्ण की जो संरचना होती है, पर्ण की संरचना, तो पर्ण में मध्य सिरा या सिराओं तक आपके समन उत्तक होते हैं। तो जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती की जो सिराओं तक के समन उत्तक, वहां तक ये द्रव स्थितिक स्तंभ बन जाएगा। और उसके बाद में आपका होता है मीजोफिल, पर्ण मध्योतक, मीजोफिल सिल पर्ण मध्योतक। क्लियर बेटा। अब आप दिमाग लगाना कि जो पर्ण मध्योतक होता है, मीजोफिल होता है, वहां मैं आपको बताऊं, यस। तो ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि भाई जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक, तो फिर आपका पास में मान लो कि वो जाइलम के बाद आपके पास में सेल होती है मीजोफिल सेल, पर्ण मध्योतक, मीजोफिल सेल। और वहां कैविटी बन जाती है। वहां से मान लो कि जलवाष्प के रूप में उड़ रहा है, जलवाष्प में उड़ते ही, जलवाष्प के रूप में उड़ता है, यानी वाष्पोषण हो रहा है। वाष्पोषण होते ही इस मीजोफिल कोशिका में जल की मांग उठेगी, यानी मीजोफिल कोशिका की पराशरण सांद्रता जो है ओपी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि विलय बढ़ गए ना, पराशरण सांद्रता, बात को समझे। तो वो कोशिका पास की कोशिका से जल लेगी तो उसमें जल की मांग उठ जाएगी। तो इस जाइलम स्तंभ में, ये जो द्रव स्थितिक स्तंभ है, एपोप्लास्टिक बताया था पूरा मैंने, इसमें जल की एक बहुत मांग उठती है। और जल की मांग उठने से जल लगातार अणु दर अणु जलवाष्प के रूप में हानि होता रहता है। हो गया। अब ये हानि हो रहा है जल की, लगातार वहां पर हानि हो रही है जलवाष्प के रूप में, यस। तो उस मीजोफिल कोशिका पर सबसे मैक्सिमम डीपीडी, मैक्सिमम डीपीडी, सबसे ज्यादा डीपीडी किसका होगा, उस मीजोफिल कोशिका का, क्योंकि वहां से जल उड़ रहा है और उसमें जल की मांग है। मीजोफिल एक कोशिका पास की कोशिका से जल ले लेगी तो उसमें जल की मांग उड़ जाएगी, यानी मैक्सिमम डीपीडी। अब ऐसे ही जो ये एपोप्लास्टिक निर्जीव पते द्रव स्थितिक स्तंभ, ये जाइलम, जड़ का जाइलम से पत्ती का जाइलम, इसमें मांग उठ गई और पानी लगातार जा रहा है और वहां वाष्प के रूप में उड़ रहा है, उड़ रहा है बेटा। उड़ने से क्या होगा कि लगातार, जैसे अब अपन बात करें कि यहाँ निर्जीव तो प्रोटोजाइलम से स्टार्ट हुआ, यहाँ जैसे
आपकी है, मैंने आपको क्या बताई थी, पित्त या यहाँ पर पेरिसाइकिल परिरंभ और यहाँ पर एंडोडर्मिस। तो इनमें जल की मांग उठ गई। अब अगर जल यहाँ तीव्र रूप से गति करेगा, एपोप्लास्टिक, ज्यादातर एपोप्लास्टिक मूवमेंट होगी और जल वहां पहुंचता जाएगा। और अगर कोशिका इससे भी जाएगा तो आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत चला भी गया तो भी जल की मांग है तो डीपीडी का अंतर होता जाएगा। डीपीडी का अंतर कैसे होता जाएगा, जैसे ये कोशिका इसको जल दे देगी, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर, तो अब इसमें मांग उठ जाएगी तो इससे ले लेगी, इसमें मांग उठ जाएगी इससे ले लेगी, ऐसे लगातार अपन बात रहे डीपीडी का अंतर बैठ जाएगा। और डीपीडी का अंतर अगर बैठ गया तो लगातार सक्रिय रूप से जो वाष्प उत्सर्जन कर रहे हैं उनके अंदर वाष्प उत्सर्जन खिंचाव के कारण, उस वाष्प उत्सर्जन खिंचाव ट्रांसपिरेशन पुल के कारण लगातार जल की हानि होती रहेगी और अवशोषण होता रहेगा। इसमें जड़ केवल चैनल की भांति कार्य करेगी, सक्रियता से भाग नहीं लेगी और कोई उपापचय ऊर्जा खर्च नहीं होगी। और जल कोर्टिकल रीजन में तो बहुत ज्यादा तीव्र गति से एपोप्लास्टिक मूवमेंट करके वहां जाता जाएगा। बात को समझे? तो ये आपका होगा निष्क्रिय अवशोषण। क्या हो जाएगा बेटा? निष्क्रिय अवशोषण। बात को समझ रहे हैं? अब देखिएगा कि मैं आपको दूसरी बात करता हूं कि जल का सक्रिय अवशोषण कब होगा। तो आप एक ही बात मैंने कही कि भी इस निष्क्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक जो दाब होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? पौधे के वायु विभागों में। और वो एक तनाव है वायु विभागों में जो कि एक ऋणात्मक तनाव है और उसको आप क्या कहते हो? ट्रांसपायरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल के कारण यहां जल की मांग उठेगी पहले इस स्तंभ में, लेकिन ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, लंबी दूरी का प्रवाह। फिर जल की मांग, इसकी जल की मांग इधर उठेगी, जल की मांग, तो जल की मांग उठेगी तो चूषण दाब के अंतर के कारण, डीपीडी के अंतर के कारण जल आगे से आगे जाता जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो ये तो आपका हो गया बेटा क्या? निष्क्रिय जल अवशोषण। क्या हो गया? निष्क्रिय जल अवशोषण। और अब देखिएगा कि भाई सक्रिय जल अवशोषण कैसे होगा। सक्रिय जल अवशोषण कैसे होगा? तो दूसरा अपन पढ़ते हैं सक्रिय जल अवशोषण। इसकी बात अपन करते हैं बेटा। आप देखो कि भाई सक्रिय जल अवशोषण कैसे होगा। यानी एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, सक्रिय जल अवशोषण होगा, इसमें जल अवशोषण में ऊर्जा खर्च होगी। तभी आपने क्या बोला है? सक्रिय शब्द काम में लिया है। अब ये कब होगा? जब आप जानते हो बेटा, अगर मान लो पौधे में वाष्पोत्सर्जन नहीं हो, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो ऊपर ट्रांसपिरेशन पुल वो तो पैदा होगा ही नहीं। तो जब ऊपर आप खिंचाव नहीं पैदा होगा तो मांग, मतलब डीपीडी का अंतर नहीं होगा, डीपीडी का अंतर नहीं होगा। तो फिर भी मान लो पौधे को जरूरत हो और पौधा जल का अवशोषण करे, तो फिर वो कौन सा जल अवशोषण होगा बेटा? सक्रिय जल अवशोषण होगा। क्या होगा भी? सक्रिय जल अवशोषण। तो मेरी बात सुनना बेटा कि देखो इस प्रकार के जल अवशोषण में, जल अवशोषण में ऊर्जा का या तो अप्रत्यक्ष ऊर्जा, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, या ऐसे अपन कहें कि इस प्रकार के अवशोषण में ऊर्जा का या तो अप्रत्यक्ष रूप में, ऊर्जा का या तो अप्रत्यक्ष रूप में। कब अप्रत्यक्ष रूप में? कब? जब वो ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, यानी परासरणीय जल अवशोषण होगा। तो इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा का या तो अप्रत्यक्ष रूप में या फिर
अप्रत्यक्ष रूप में जब नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, तो देखो बेटा इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा का या तो अप्रत्यक्ष रूप में, इसको समझाऊंगा देखो मैं, ऊर्जा का या तो अप्रत्यक्ष रूप में ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन या फिर प्रत्यक्ष रूप में नॉन ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन वह होता है। वह होता है। यस बेटा, यानी दिमाग लगाओ कि जब मान लो वाष्प उत्सर्जन नहीं हो रहा, अब वाष्प उत्सर्जन नहीं हो रहा और इधर आप दिमाग लगाएं कि ये अधिचरम, ठीक है, ये लो जी, क्लियर। अब अधिचरम की जो अतिवृद्धि है वो ये मान लो आपका क्या हो गया, मूलरोम हो गया, मूलरोम, दिमाग लगाएं। अब आपने क्या कहा कि यहां अंदर की ओपी ज्यादा है, ओपी ज्यादा है, बाहर का ओपी क्या है, कम। तो चलो एक बार यहां वाटर इस सेल में तो एंटर कर गया, कर गया सही। लेकिन अब आप दिमाग लगाएं बेटा कि अब आगे जैसे कोर्टिकल्स हैं या स्पेस है, फिर आप जानते हो पेरिसाइकिल आती है, परिरंभ आती है, फिर जड़ का जाइलम आ जाता है, जड़ का जाइलम, और फिर वो जड़ का जाइलम तो पत्ती तक, जाइलम पत्ती तक जा रहा है वो तो, बात को समझे। यानी यहां तो मैं ऐसे कह देता हूं कि भाई फिर वो जड़ का जाइलम आ जाता है, आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्लियर। अब बताओ यहां वाष्पोजन ही नहीं हो रहा तो जल की मांग ही नहीं उठ रही है। अब जल की मांग ही नहीं उठ रही है तो इस कोशिका में तो आगे जल कैसे जाएगा, डीपीडी का अंतर तो होगा नहीं। अब वो कब हो सकता है, या तो पौधा क्या करे, जैसे पौधा क्या करे, खनिजों का अवशोषण करे। किसका अवशोषण करे, खनिजों का अवशोषण। अब आप जानते हो कि खनिज आयनों का अवशोषण करे, खनिज आयनों का अवशोषण, तो ये वो लाइन में आपको समझा रहा हूं केवल एक, खनिज आयनों का अवशोषण। तो आपको पता है जो खनिज होते हैं ना, खनिज वो इकाई आयतन में मर्दा में कम है और कोशिका के अंदर क्या है, ज्यादा। तो बाहर तो सांद्रता इकाई क्षेत्रफल में खनिज की कम है, अंदर कोशिका रस वैक्यूल में सांद्रता खनिज आयन की क्या है, ज्यादा। और एक ये आवेशित और है, आवेशित और हैं। तो ये खनिज, सॉरी, तो बेटा ये जो खनिज है ये आवेशित और हैं। अब ये खनिज अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता क्यों नहीं जाएंगे, तो खनिज का तो हमेशा क्या होता है, पंप होते हैं, आयन के लिए पंप होते हैं, तो पंप उनको कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर धकेलते हैं। तो खनिज का तो ज्यादातर पौधों में खनिजों का तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, सक्रिय अवशोषण होता है। खनिजों का कौन सा होता है, सक्रिय अवशोषण। अब खनिज का सक्रिय अवशोषण होते ही कोशिका में खनिज जाएंगे, कोशिका में खनिज जाएंगे तो उस कोशिका का ओपी बढ़ जाएगा, तो फिर जल, फिर खनिज के जाने से, ओपी बढ़ने से फिर जल परासरण से चला जाएगा। जल किससे चला जाएगा, परासरण से। तो यहां मैंने कहा ना अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा, किसमें बताया मैंने कि इस प्रकार के जल अवशोषण में ऊर्जा का या तो अप्रत्यक्ष वे, अप्रत्यक्ष रूप में। तो अप्रत्यक्ष जब खनिजों का सक्रिय अवशोषण होता है तो खनिजों के अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है, और खनिजों का सक्रिय अवशोषण होने से अंदर खनिजों की सांद्रता बढ़ जाती है तो ओपी बढ़ जाता है, तो फिर साथ में जल चला जाएगा। फिर जल आप जानते हो कम विलय से अधिक विलय की ओर, यानी जल अपने उस सांद्रता से निम्न सांद्रता, जल परासरण से चला जाएगा। तो उस दौरान तो उसमें अप्रत्यक्ष ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन ऊर्जा तो खर्च हुई ना, लेकिन अप्रत्यक्ष, क्योंकि ऊपर वाष्प उत्सर्जन नहीं हो रहा तो डिमांड पैदा नहीं हो रही, खिंचाव पैदा नहीं हो रहा, इसलिए या तो ये तरीका होगा खनिज आयनों का अवशोषण अप्रत्यक्ष। जब कौन सा वाटर लेंगे, ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा लेंगे, परासरण के द्वारा। यस बेटा। या फिर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से, जब मान लो नॉन ऑस्मोटिक, ऐसा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी पौधे को जल की जरूरत है और पौधे में वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है, तो फिर तो पौधा की कोशिका ऊर्जा खर्च करके ही जल लेगी, ऊर्जा खर्च करके ही जल को लिया जाएगा। तो फिर मैं क्या कहता हूं कि इस प्रकार के अवशोषण में, मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, कि इस प्रकार के अवशोषण में जड़ें सक्रियता से भाग लेती है।
है ना। इस प्रकार के जल अवशोषण में जड़ें सक्रियता से भाग लेती है और जड़ें श्वसन के द्वारा जो अपनी उपापचय ऊर्जा बनाती हैं, तो वो उपापचय ऊर्जा भी खर्च करती हैं। बात को समझे। या तो खनिज आयन के सक्रिय अवशोषण में खर्च करेंगी तो साथ में जल आ जाएगा, वो तो जल के अवशोषण में अप्रत्यक्ष होगा, और या फिर वो जल के अवशोषण में ऊर्जा खर्च करेंगी तो वो आपका क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा बेटा, प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार के जल अवशोषण में जड़ें सक्रियता से भाग लेती है। और ये कब होता है, ये सक्रिय जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन की अनुपस्थिति में होता है। जब पौधे में वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता है तभी होता है। बात को समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लियर। फिर अपन कहते हैं कि इसके कारण अब जब वाष्पोत्सर्जन भी नहीं हो रहा, भाई अब आप दिमाग लगाओ कि यहां कोशिका से कोशिका आगे जल का अवशोषण भी हो रहा है और जड़ के जाइलम तक जा रहा है, लेकिन ऊपर वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा, जल की हानि हो ही नहीं रही। तो यहां जो अतिरिक्त जल आ जाएगा तो एक धक्का यानी एक धनात्मक दाब पैदा करेगा और वो जड़ भूमिगत भागों में पैदा करेगा। वो कहां पैदा करेगा, भूमिगत भागों में। यस बेटा। तो आप जानते हो कि ये जो सक्रिय जल अवशोषण होता है, इसके लिए जो आवश्यक उत्तरदायी दाब है वो अंतःभूमिक भागों में, आप जानते हो बेटा कि इसके लिए आवश्यक उत्तरदायी दाब पौधे के अंतःभूमिक यानी अंडरग्राउंड अंतःभूमिक भागों में उत्पन्न होता है ना बेटा, अंतःभूमिक भागों में उत्पन्न होता है और वह पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। बात को समझे हैं। और जिसे आप क्या कहते हैं, रूट प्रेशर, मूल दाब कहते हैं, जिसे रूट प्रेशर, मूल दाब कहते हैं, है ना बेटा। जो एक औसत प्रकार का धक्का है मूल दाब, जिसका मान 1 से 2 एटमॉस्फेयर होता है, मूल दाब कहते हैं। और जल अवशोषण की यह आप जान पड़े कि सामान्य विधि नहीं है, ये सामान्य विधि नहीं है। कुल जल अवशोषण का केवल 4% जल इस विधि से अवशोषित करते हैं, है ना बेटा। तो देख लो, मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि जब वाष्पोत्सर्जन अगर निरंतर रहे तब ये होगा ही नहीं। जब वाष्पोत्सर्जन किसी कारण से नहीं हो, अब नहीं हो और फिर भी पौधे को जरूरत है वाटर की, तो या तो जड़ें सक्रियता से डायरेक्ट एनर्जी खर्च करके सांद्रता प्रवणता की विरुद्ध जल को ले लेगी, या फिर खनिजों का सक्रिय अवशोषण करेगी। और खनिजों के सक्रिय अवशोषण करने से ऊर्जा तो खनिज के सक्रिय अवशोषण में खर्च होगी पंप में, और बाकी जल उसके साथ में आ जाएगा, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और ये आपका जल का क्या होगा, सक्रिय जल अवशोषण। यस बेटा, है ना। और अब आपको ये मैं आपको अच्छे से आपको बात समझा दी। और देखिए, मैं अब अगर आपको आगे जाकर टेबल भी बनाऊं या बताऊं कि भाई देखो, जो निष्क्रिय जल अवशोषण है उसमें वाष्प उत्सर्जन अपकर्ष मुख्य भूमिका निभाता है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में आप जानते हो ओपी प्रासरण, ओपी यानी ये यहां से ओपी होगा ना, अप्रत्यक्ष, तो ओपी या ऊर्जा मुख्य भूमिका निभाते हैं। और आप जानते हैं बेटा कि जाइलम में एक ऋणात्मक दाब पैदा होता है निष्क्रिय में, और इसमें एक धनात्मक दाब पैदा होता है किसमें, सक्रिय में। बात को समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको पूरा समझाया बेटा। और क्योंकि निष्क्रिय में तो डीपीडी का अंतर बन जाएगा ऊपर जलवाष्प बुढ़ने से, और यहां डीपीडी का अंतर नहीं बनेगा, यहां तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। बात को समझे। उसमें जड़ें एक चैनल की भांति कार्य करेगी, इसमें जड़ें सक्रियता से भाग लेंगी। यस बेटा। तो ये आपका जल अवशोषण की क्रिया विधि मैंने आपको बता दी। बात को समझ रहे हैं।
इसलिए दिमाग लगाना कि जो मूलदाब है ना, मूलदाब ये असार्वत्रिक नॉन यूनिवर्सल होता है, ये यूनिवर्सल नहीं होता है, क्योंकि मूलदाब तभी पैदा होता है प्रातःकाल या रात्रि के समय जब पौधे वाष्पोत्सर्जन नहीं कर रहे और जल का कौन सा अवशोषण हो रहा है, सक्रिय अवशोषण हो रहा है, तभी वो अपन बात रहे कि मूलदाब उत्पन्न होता है। तो बेटा देखो ये जल अवशोषण की क्रिया विधि हो गई। अब अपन कहेंगे कि भाई जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए बेटा भाई जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यस बेटा अब ध्यान दीजिएगा जो मैंने पॉइंट बताया, तो नॉर्मल पॉइंट्स आपके हैं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कि देखो सबसे पहले मृदा जल की मात्रा, मृदा में जितना भी जल होगा, मृदा जल की मात्रा अगर बढ़ेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जल अवशोषण। हाँ लेकिन अगर धारण क्षमता से ज्यादा हो गई, मृदा जलाक्रांत बताया था मैंने, वाटर लॉक्ड दलदल बन गया, तो फिर घट जाएगा। वैसे मृदा जल की मात्रा बढ़ेगी तो जल अवशोषण क्या होगा, बढ़ेगा, समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा, समानुपाती। फिर अपन बात करते हैं कि भाई देखो धारण क्षमता तक मृदा में उपलब्ध जल बढ़ेगा, तो आप जानते हैं कि जब तक उसकी धारण क्षमता पूरी नहीं हो जाती है तो जल अवशोषण बढ़ेगा। फिर अपन बात करते हैं बेटा कि मृदा जल की सांद्रता, तो मृदा जल की सांद्रता यानी जो मृदा में जल अगर उसमें विलय ज्यादा हुआ, विलय अधिक हुआ, यानी सांद्रता अगर बढ़ी तो आप जानते हैं कि 1/, जल अवशोषण है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि भाई मृदा जल की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो जल अवशोषण क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात को समझ रहे हैं। फिर आप जानते हैं बेटा कि मृदा वायु, ये एक हो गया, 2 हो गया, 3, तो मैंने पहले बता दिया था आपको मृदा वायु कि मृदा कणों के बीच वायु का भी होना जरूरी है, एरेशन, ताकि मिट्टी के गर्तों के बीच केशिकात्व जल ज्यादा होगा। तो मृदा वायु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जल अवशोषण होगा, जल अवशोषण, यस। फिर देखिए बेटा नेक्स्ट फैक्टर आपका है कि मृदा का ताप कितना होना चाहिए, तो जल अवशोषण के लिए 20 से 30 डिग्री ताप इष्टतम होता है ना बेटा। तो आप कहोगे कि मृदा ताप, तो आप कहेंगे बेटा क्या कि जल अवशोषण के लिए 20 से 30 डिग्री ताप इष्टतम होता है, ऑप्टिमम होता है, अनुकूलतम होता है, यस। फिर आप कहेंगे बेटा कि देखो अभी मैं आपको बता दूं कि अगला फैक्टर वाष्प उत्सर्जन, तो वाष्प उत्सर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जल अवशोषण, कि वाष्प उत्सर्जन जितना ज्यादा होगा बेटा जल अवशोषण उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ अगर मान लो कि वाष्प उत्सर्जन से ज्यादा वाष्प उत्सर्जन से मृदा के अंदर जल की मात्रा ही इतनी कम हो गई जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी मलानता, विल्टिंग पॉइंट आ गया, तब तो मुरझा जाएगा पौधा। वरना आप जानते हो कि अभी मैंने आपको बताया कि पत्ती की जो पर्ण मध्योतक कोशिका है मीजोफिल कोशिका, तो मीजोफिल सेल से पानी आता है, वहां जो कैविटी है स्टोमेटा कैविटी मैंने बताई थी, जैसे ये स्पोंजी पेरेन्काइमा, ये मीजोफिल सेल्स है, और यहाँ पर आपकी कैविटी बन गई, तो वहां जलरंध्र हुआ, और बाहर अगर वाष्प दाब कम है एनवायरमेंट में तो रंध्र के द्वारा लगातार यहाँ वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। अब उस मीजोफिल सेल में से पानी की कमी होने से उसकी डीपीडी भयंकर हो जाती है, यानी विसरण दाब न्यूनता, क्योंकि उसमें विलय बढ़ जाता, परासरण सांद्रता बढ़ जाती है। तो पास की कोशिकाओं से और फिर पास की कोशिकाओं से जाइलम से, तो जाइलम का एक स्तंभ होता है, तो जाइलम से लगातार जल की एक मांग उड़ती है, ट्रांसपिरेशन पुल, ऋणात्मक तनाव।
अब वो जाइलम आप जानते हो, जैसे ये आपकी कोशिकाएं या ये जो मार्ग है मर्दा विलियन से लेकर जड़ का जाइलम, तो वहां डीपीडी के अंतर के कारण भाई एक कोशिका से जैसे अगली कोशिका में पानी चला गया, तो अब आप जानते हैं इसमें पानी चला गया तो इसकी डीपीडी कम हो गई, अगली की डीपीडी ज्यादा है, फिर इसमें चला गया, फिर इसमें आगे मांग बढ़ती गई और आगे पानी जाता गया। बात को समझे? तो वाष्पोत्सर्जन अगर सतत रहे तो सतत वाष्पोत्सर्जन करने वालों में तो केवल निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, लेकिन अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं रहे और फिर पौधे को जल की जरूरत है तो फिर सक्रिय जल अवशोषण होगा, उसमें या तो एनर्जी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट खर्च होगी। बस बात इतनी सी है। तो वाष्पोत्सर्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जल अवशोषण। यस बेटा। और फिर अपन कहेंगे कि मूल तंत्र की व्यापकता, मूल तंत्र की व्यापकता और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना अच्छा मूल तंत्र होगा उतना ही जल अवशोषण क्या होगा, अच्छा। तो मूल तंत्र की व्यापकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जल अवशोषण। यस बेटा। और आप जानते हो बेटा, ये सारी बातें मैंने आपको करवा दी। फिर आप जानते हो कि वेलामेन और माइकोराइजा, ये एंसर ने बहुत अच्छा पॉइंट लिख रखा है कि देखो, एक तो आपका होता है एंडोमाइकोराइजा वेलामेन ऑर्किड में। विलामेन एक आर्द्रता ग्राही उत्तक जो वायु से भी आर्द्रता को पकड़ लेता है, वेलामेन तथा माइकोराइजा। माइकोराइजा तुम जानते हो कवक और उच्च पादप जड़ों का सहजीवन बताया था मैंने, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देता है। तो वेलामेन तथा माइकोराइजा जल अवशोषण के लिए, जल अवशोषण के लिए पादपों में अतिरिक्त युक्तियां हैं, एक्स्ट्रा डिवाइसेज हैं, यानी ये अतिरिक्त सहायक चीजें हैं। बात को समझ रहे हैं बेटा? तो ये आपको मैंने बात करवा दी, क्लियर है? यस बेटा। तो ये बात आपकी होगी जल अवशोषण क्रिया विधि हो गई। अब देखो कि जड़ के जाइलम में आने के बाद मान लो पौधा 100 मीटर ऊंचाई का है, तो जल का आरोहण या जाइलम रस का आरोहण जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक कैसे होता है, तो इस बात को अपन समझाएंगे। तो देखिए बेटा, अब अपन लॉन्ग डिस्टेंस में प्योरली आ चुके हैं, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, लंबी दूरी का प्रवाह। और लंबी दूरी के प्रवाह में एक तो मैंने आपको बताया था जाइलम परिवहन, जाइलम ट्रांसलोकेशन। यस, उसमें मैंने भी काफी बातें आपको बता दी कि उसके लिए तो नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऋणात्मक तनाव सहायक होगा, और एक आपका का फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। तो देखो अब अपन प्योरली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, है ना। खैर ये भी इसी में था, अवशोषण भी, लेकिन अपन प्योरली अब अपन पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यस बेटा, लंबी दूरी का प्रवाह, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। समझ गए? अब ध्यान देना कि जो लंबी दूरी का प्रवाह है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप यानी रसारोहण, रसारोहण, एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण। अब इसमें अपन पहले बात करते हैं जाइलम रस का आरोहण, जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक जाइलम रस का आरोहण, तो एसेंट ऑफ सैप में। अब मेन बात होती है बेटा कि जाइलम सैप में क्या क्या है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जाइलम किस किस का परिवहन करता है, या जाइलम सैप में क्या क्या है। अभी मृदा विलयन से जो जल आया है, फिर उसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो जाइलम सैप में यानी जाइलम रस में मुख्यतः तो आप जानते हो कि क्या होता है, वाटर और अकार्बनिक खनिज, है ना। लेकिन साथ में मैंने कुछ और भी बताया था, तो वाटर, मिनरल, है ना, जल, अकार्बनिक खनिज, लेकिन कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। शुरू में बताया था आपको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी एमाइड, एमाइड। यस बेटा, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, एमाइड है, या कुछ आपके हार्मोन, कुछ पादप हार्मोन, ये जाइलम के द्वारा परिवर्तित होते हैं, जाइलम सैप में ये आते हैं। यस,
लेकिन आप जानते हैं कि जल के संदर्भ में अगर अपन जाइलम परिवहन पढ़ें, जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक, तो हमेशा क्या होता है, एक दिशीय, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल आपका होता है। अच्छा, अब अपन कैसे पता लगाएं कि भाई ये रसारोहण एसेंट ऑफ सैप जल के अपन ये कैसे पता लगाएं बेटा कि जो ये रसारोहण है ये एसेंट ऑफ सैफ ये जाइलम के माध्यम से ही होता है। तो देखिए यहां पर अपन ने कुछ प्रयोग किए हैं, और वो प्रयोग क्या किए हैं बेटा कि एसेंट ऑफ सैप मतलब जाइलम के माध्यम से ही होता है। तो ये किन प्रयोगों से पता चले? यस बेटा, तो देखिए हम कुछ प्रयोगों की बात करते हैं यहां पर। एसेंट ऑफ सैप यानी रसारोहण जाइलम के माध्यम से होता है। इसे निम्न प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया, प्रूव किया गया, सिद्ध किया गया। देखो कैसे, जैसे मान लो बेटा कि पौधा अगर मान लो कि काष्ठी भी है, फिर डाइकोट है, द्विबीजपत्री पौधा है, ये प्रयोग द्विबीजपत्री पौधे में होगा। तो द्विबीजपत्री पौधा है तो बाहर की ओर जो छाल होती है उसकी बाहर की ओर आप जानते हो कि फ्लोएम होता है, और अंदर की ओर कौन होता है, जाइलम। बात को समझे? तो देखो कि कैसे ना कैसे अपन बात रहा कि एक पौधे के मतलब गमले में लगे हुए पौधे के, जैसे ये एक पोट में ये पौधा है, सॉरी मैं बता देता हूं, और ये उसका जैसे मान लो कि वायु भाग है। उसके बाद आप जानते हैं कि ये उसका भूमि के अंदर का भाग है, जड़ है, ठीक है। अब आप जानते हैं बेटा कि उस पौधे से ये जो उसका वायु भाग है, वहां से उसके सेंटर में जो जाइलम है, जाइलम ये जाइलम है पूरा, लेकिन आप जानते हैं कि जाइलम जो वाहिका वाहिनी का है, तो जाइलम को आपने क्या कर दिया, रिमूव्ड, जाइलम को हटा दिया, जाइलम को रिमूव कर दिया। अब जाइलम को रिमूव कर दिया तो पत्तियों में सिकुड़न, यहां जो वायु भाग के अंदर जो पत्तियां हैं, वायु भाग के अंदर जो पत्तियां हैं उनमें सिकुड़न आ गई, पत्तियों में सिकुड़न, क्योंकि ऊपर जल ही नहीं जा रहा है, पत्तियां मुरझा गई या फिर पत्तियों में सिकुड़न हो गई। समझ रहे हो, ये जो वायु भाग है, तो वहां से बेटा आप जानते हैं कि भी यहां पत्तियों में सिकुड़न हो गई जाइलम को रिमूव करते ही। इसका मतलब जल और खनिज का परिवहन कौन कर रहा है, जाइलम। एक तो ये प्रयोग हो गया, जाइलम को रिमूव किया तब। यस, दूसरा प्रयोग क्या था बेटा, देखो मतलब बालसम एक प्लांट लिया गया, दूसरा प्रयोग बालसम पौधा, बालसम पौधा। तो देखो कि बालसम पौधे को अपन बात रहा कि इयोसिन डाई यानी इयोसिन विलियन में उगाया गया। ये एक गुलाबी रंग का, ये था इयोसिन विलियन, मतलब इयोसिन डाई जो गुलाबी रंग की होती है। अब आप जानते हो कि इसके अंदर पौधे को उगाया गया है ना, पौधे को उगाया गया। तो देखा, तुम जानते हो कि बाहर की ओर तो फ्लोएम होता है और अंदर की ओर क्या होता है, जाइलम। तो जो जाइलम स्तंभ था पौधे का, जो जाइलम वाहिका और वाहिका आपस में जुड़े हुए, तो आप जानते हैं कि पौधे के अंदर जो जाइलम स्तंभ था, तो वहां अपन ने
जो बालसम पौधा था, तो बालसम पौधे की तो बेटा आप कहते हो कि बालसम पौधे की टहनी, पौधे की टहनी, तो जब बालसम पौधे की टहनी ली गई, बालसम पौधे की प्लांट की टहनी, तो उस बालसम पौधे की टहनी ली गई, तो उस टहनी में सेंटर पे जब उसके जाइलम तत्व जो वाहिका वाहिनी का थे, केवल उनके अंदर ही आपकी इयोसिन डाई, मतलब जाइलम में ही आपका इयोसिन रंजक दिखाई दिया, इयोसिन रंजक। इसका मतलब 100% बालसम प्रयोग से सिद्ध हो गया कि जल का परिवहन कौन करता है, कौन करता है, जाइलम। यस। अब सुनो, एक ऐसा प्रयोग है जो फ्लोएम परिवहन को दर्शाएगा, लेकिन उससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि जल खनिज का परिवहन कौन करता है, समझ रहे हो ना। और देखो यहां जाइलम रिमूव किया तो पहले कौन मरेंगे, वायु भाग, तो पत्तियां मुरझाएगी, उसके बाद की बात है पौधे पर, है ना। तो अब आप ध्यान देना बेटा कि देखो इस प्रकार ये इयोसिन बालसम प्रयोग कर लिया गया। फिर अपन केवल एक लाइन लिखते हैं, मैं ये प्रयोग सारे बता देता हूं। और फिर देखो कि अपन यहां एक लाइन लिखते हैं केवल, है ना। वो क्या लिखते हैं कि वलय परीक्षण, जो एक प्रयोग और बताऊंगा मैं आपको, या पहले मैं ऐसे लिखूं, बालसम प्रयोग, बालसम प्रयोग तथा वलय परीक्षण। अभी एक और बताएंगे आपको, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट जो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको यहां भी काम में ले लेंगे। पहले पूछा जाए तो फ्लोएम, उसके बाद ये। तो देखो बालसम प्रयोग तथा वलय परीक्षण स्पष्ट करता है ना बेटा, या वलय परीक्षण प्रयोग से यह स्पष्ट होता है, सॉरी स्पष्ट होता है कि जाइलम सैप, ये ऐसे कहते हैं कि जो एसेंट ऑफ सैप है, मतलब रसारोहण जाइलम के माध्यम से होता है। ऐसे कहते हैं बेटा कि रसारोहण एसेंट ऑफ सैप जाइलम के माध्यम से होता है। यस। अब ये ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं यहीं पे, ताकि आगे कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ध्यान से दीजिएगा, ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट के अपन किसे कहते हैं। मान लो ये एक डाइकोट प्लांट है, ये डाइकोट प्लांट है, द्विबीजपत्री पौधे में संभव है, क्योंकि द्विबीजपत्री पौधे के अंदर आप जानते हो कि संवनपुल वलय में होते हैं, है ना। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, ये संयुक्त संपार्श्विक खुले प्रकार के संवनपुल होते हैं, और द्विबीजपत्री तने में सारे संवनपुल ऐसे वलय में होते हैं, ऐसे वलय में। तो अगर आप गडलिंग एक्सपेरिमेंट करोगे तो इससे फ्लोएम हट जाएगा। फ्लोएम बाहर की ओर होता है फ्लोएम, और ये जाइलम अंदर की ओर होता है। ये तो एनाटॉमी में समझाएंगे आपको। अब देखो अगर आप एक द्विबीजपत्री तना ले लेते हो और द्विबीजपत्री तना है, अब उसके अंदर आप गडलिंग एक्सपेरिमेंट कराते हो, तो द्विबीजपत्री तने में आप क्या करते हो बेटा कि यहां पर एक तने में एक वलय बना दोगे, ये लो जी। यानी आप जैसे मान लो रिंग होती है ना, रिंग, ऐसे डाइकोट तने में एक रिंग बना दोगे, वलय वलय बना दोगे ना। तो तुम जानते हो जैसे पत्तियों के ऊपर भोजन बनेगा प्रकाश संश्लेषण से, तो भोजन आप जानते हैं कि गति करेगा भोजन, और फ्लोएम के माध्यम से करता है भोजन। आपको पता है शुरू में कि जो ऑर्गेनिक विले होते हैं वो किसके माध्यम से गति करते हैं, फ्लोएम के माध्यम से। यस। अब आपने क्या किया कि फ्लोएम के माध्यम से, इधर पत्ती और इधर पत्ती है, तो वो फ्लोएम के माध्यम से गति करेगा, भोजन करेगा, और फ्लोएम के माध्यम से गति करेगा। और यहां जाइलम तो आप जानते हो ना सेंटर पे रह गया, सेंटर पे रह गया। अब आपने यहां वलय बना दी, वलय बना दो, फ्लोएम तो हट गया, फ्लोएम हट गया, फ्लोएम हट गया। तो इस वलय, ये जो आपने वलय बनाई, रिंग बनाई, वलय बनाई, वलय के ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, भोजन संचय से फूल जाएगा, भोजन संचय से फूल जाएगा। तो ये फूल गया, और ये आप जानते हैं
कि ये बीच में जाइलम है। तो फिर आप जानते हो कि ये तो भोजन संचय से फूल गया, क्लियर, ये है ना, क्योंकि आपने फ्लोएम को उठा दिया वलय से और अंदर जाइलम तो रह गया। लेकिन जल और खनिज का परिवहन जारी रहा, जल और खनिज का मतलब क्या हुआ भी, जारी रहा, क्योंकि वलयकरण प्रयोग में आपने छाल यानी फ्लोएम को उठाया, केवल फ्लोएम को उठाया। अब फ्लोएम को उठाया तो जल खनिज का परिवहन तो जारी रहा, लेकिन ये यहां भोजन रुक गया। तो पहले जड़ खत्म होगी, वलय बनाओगे तो पहले जड़ की भोजन नहीं पहुंचेगा वहां तक, बात को समझे, जबकि यहां से जल खनिज तो वहां तक जा रहे हैं। बात को समझ रहे हो ना आप, ये बात है। और जाइलम को ब्लॉक करते हैं तो पहले पत्तियां मुरझा जाएगी, बात को समझ रहे हैं। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि एसेंट ऑफ सैप के लिए कौन जिम्मेदार है, जाइलम। एसेंट ऑफ सैप के लिए बेटा कौन जिम्मेदार है, जाइलम, 100%। ये सिद्ध हो गया वलयकरण प्रयोग के द्वारा। तो अपन तो केवल यहाँ लिखते हैं ऐसे, लेकिन मैंने दोनों प्रयोगों को आपको समझा दिया कि बालसम प्रयोग और वलयकरण प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि भाई रस का आरोहण जाइलम के माध्यम से होता है। अब देखो बेटा कि जड़ के जाइलम से पत्ती का जाइलम, ये डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, अवशोषण और जहां उपभोग हो रहा है यानी वाष्पोषण हो रहा है, ये डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर तक का पौधा की ऊंचाई हो सकती है। तो इतनी ऊंचाई तक रस के आरोहण के लिए मतलब कौन जिम्मेदार होता है। तो देखो शुरू में वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई सारी वाइटल फोर्स दी थी, यानी जैविक बलों को मतलब जिम्मेदार बताया था, लेकिन बाद में वो सारी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि जैविक बलों से इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकता, कोई ना कोई भौतिक बल, फिजिकल फोर्स वहां काम कर रहा है। यस, तो देखिए बेटा कि एसेंट ऑफ सैप के लिए, एसेंट ऑफ सैप के लिए कई सारी थ्योरियां दी गई है ना। उसमें जो फर्स्ट थ्योरी थी वो सारी थी, कई साइंटिस्टों ने दी, वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी जैविक बल सिद्धांत। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, जैविक बल सिद्धांत, यहां रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं की जैविक क्रियाओं को उत्तरदायी बताया। लेकिन आप जानते हो बेटा कि ऐसा जीवित कोशिकाओं जैविक क्रिया इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। तो ये तो आपके वाइटल फोर्स थ्योरी कि कोई ना कोई जैविक बल, कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो जीवित कोशिकाएं पैदा कर रही है, लेकिन उनसे ये नहीं हो सकता है। बात को समझे, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो देखिएगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी में कौन कौन थी, वाइटल फोर्स थ्योरी में कौन कौन सी थी जो बाद में अमान्य हो गई। यस बेटा, तो यहां पर देखो कि भाई जो वेस्टर मेयर एक साइंटिस्ट था, वेस्टर मेयर का सिद्धांत, वेस्टर मेयर का सिद्धांत, इसने जानते हो रसारोहण के लिए जाइलम पैरेनकाइमा को जिम्मेदार बताया था। जाइलम पैरेनकाइमा जिम्मेदार होता है रसारोहण के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। यस बेटा, इसी क्रम में देखो इस वाइटल फोर्स थ्योरी में ही, वाइटल फोर्स थ्योरियों के अंदर ही जो अगली आपकी जो थ्योरियां आई थी ना बेटा, वो जैसे अपन बात बेटा कि जेसी बोस जो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक हैं जेसी बोस, तो वहां आप जानते हैं बेटा कि वेस्टर मेयर का सिद्धांत मैंने बता दिया। फिर आप जानते हो जेसी बोस, तो इन्होंने क्या कहा, जेसी बोस ने, इनके अनुसार रसारोहण के लिए जीवित कोशिकाओं में स्पंदन होता है। स्पंदन होता है ना बेटा। ये नहीं बताऊं क्या बताया इन्होंने,
कि जो जड़ के अंदर मैंने आपको कोर्टेक्स भाग बताया ना, कोर्टेक्स भाग, जो कोर्टिकल कोशिकाएं हैं वो पैरेन्काइमा कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं। तो कोर्टिकल सेल्स में क्या होता है? स्पंदन, फ्लैक्चुएशन होता है, स्पंदन होता है, उससे रस का आरोहण हो जाता है। यस, ऐसे आप जानते हो गोडले वेस्की ने रिले पंप थ्योरी दी थी, लेकिन बाद में ये सभी सिद्धांत अमान्य हो गए। यस बेटा, क्यों अमान्य हो गए? क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जैविक बलों की सहायता से या जीवित क्रियाओं की अनुक्रियाओं की सहायता से हो ही नहीं सकता। वाइटल फोर्स इसके लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई फिजिकल फोर्स है, भौतिक बल है जो काम कर रहा है। तो भौतिक बल देखो कैसे पैदा होगा, ध्यान से सुनना। जब उस वायु भागोत्पत्ति पे लगातार वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो अभी अपने क्या बताया था, वाष्पोत्सर्जन होने से ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष जिसे आप कहते हैं, वो पैदा होता है। उससे जल की मांग पैदा होती है, जाल है ना। और तुम जानते हो जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक निर्जीव तत्व वाहिका वाहिनियों का एक पथ बनेगा, एक द्रव स्थितिक स्तंभ बनेगा, कोलम। जैसे आप जानते हो आपकी खाली पेन की रिफिल, या फिर जैसे अपन जूस के गिलास में स्ट्रो डाल दें तो स्ट्रो खाली होती है ना, नली। तो ऐसी एक द्रव स्थितिक स्तंभ बनेगा जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक। और वहां वायु भागों पर जलवाष्प के रूप में हानि होने से एक मांग उठेगी, खिंचाव पैदा होगा, ऋणात्मक तनाव पैदा होगा। और वो ऋणात्मक तनाव फिर जल के 3 गुण होंगे, सहसंजन, आसंजन, बात को समझे, और पृष्ठ तनाव। फिर केशिकात्व, जितनी महीन नली होगी उतना अधिक केशिकात्व है। जैसे तुम महीन से महीन नली से जूस को खींचोगे उतना ही धार लंबी बनेगी, बात को समझे। तो वो फिजिकल फोर्स थ्योरी आएगी। इसलिए रसारोहण के लिए कौन जिम्मेदार होगी बेटा? फिजिकल फोर्स थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीधा जाइलम ट्रांसलोकेशन क्या होता है डायग्राम के थ्रू, जाइलम परिवहन क्या है, जाइलम ट्रांसलोकेशन क्या है, एसेंट ऑफ सैप में, रस के आरोहण में, और फिजिकल फोर्स थ्योरी जो डिक्सन जोली की है। और फिर अपन बात करेंगे जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है, यानी फ्लोएम परिवहन क्या होता है। बात को समझ रहे हैं आप? तो उसके साथ आप जो भी लेक्चर एक्स्ट्रा है उसको भी आपको देखना है। जो लेक्चर एक्स्ट्रा आएगा, यस, सॉल्यूशन के रूप में, कुछ क्वेश्चंस के रूप में भी चैप्टर आएगा, मतलब लेक्चर आएगा, तो उसको देखना आवश्यक है। बात को समझ रहे हैं? तो एक बहुत ही परफेक्ट बात आपके सामने होगी। यस, तो अब अपन बात करेंगे कि भाई वो फिजिकल फोर्स थ्योरी जो कोहेजन टेंशन, आपका ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी होती है, सहसंजन, आसंजन, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, बात को समझे। और उससे पहले एक मूलदाब, एक छोटा सा कंसेप्ट है रूट प्रेशर। तो मूलदाब के द्वारा अपन जो बातें होती है या जो बंधु स्त्राव होता है वो सारी बात मैं आपको समझा दूंगा। और देखो कि मूलदाब तो असार्वत्रिक है, कि मूलदाब तो तभी पैदा होता है जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो और जल का कौन सा अवशोषण हो, सक्रिय। तो फिर छोटी दूरी के लिए प्रवाह कर सकता हो, बड़े वृक्षों के लिए तो फिर आप जानते हो कि वही वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, वो वाले थ्योरी आपकी लागू होती है। बात को समझ रहे हैं आप? क्लियर बेटा? तो ये सारा मैंने आपको सारा करवाया। यस बेटा, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।